इमेजिन करिए आज से 800 साल पहले उड़ीसा के एक मंदिर के अंदर सोने की एक भारी भरकम मूर्ति हवा में तैर रही थी। बिना किसी रस्सी के, बिना किसी सपोर्ट के, जस्ट सस्पेंडेड इन थिन एयर। आपको लग रहा होगा ये कोई चमत्कार है या शायद कोई पुरानी कहानी। बट द ट्रूथ इज दोस्तों, ये कोई मैजिक नहीं बल्कि हाई लेवल फिजिक्स थी। वही मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी जो आज की मॉडर्न बुलेट ट्रेन्स में यूज होती है, वो हमारे इंडिया में 13th सेंचुरी में ही इन्वेंट हो चुकी थी। वेलकम टू द इम्पॉसिबल वर्ल्ड ऑफ द कोणार्क सन टेम्पल। आज हम सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस इंजीनियरिंग जीनियस की बात करेंगे जिसने ग्रेविटी को भी मात दे दी थी। सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि यह मूर्ति तैर कैसे रही थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस सोने की मूर्ति के अंदर एक मैसिव आयरन कोर छुपा हुआ था ताकि वो मैग्नेट्स के साथ रिएक्ट कर सके। लेकिन सिर्फ आयरन से काम नहीं चलता। इस इम्पॉसिबल लेविटेशन को अचीव करने के लिए मंदिर के टॉप पर एक 52 टन का मैसिव मैग्नेट रखा गया था। लेकिन असली जीनियस तो मंदिर की दीवारों में छुपा था। हमारे एंसेस्टर्स ने मंदिर की हर 2 लेयर्स के बीच में आयरन प्लेट्स लगाई थी। जब टॉप मैग्नेट और वॉल्स के लोहे के बीच मैग्नेटिक फील्ड बनती थी, तब वो सेंटर में रखी मूर्ति को एक मैग्नेटिक इक्विलिब्रियम में ले आती थी। इमेजिन द प्रिसिजन। ग्रेविटी नीचे खींच रही थी और मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, और दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इस वजह से वो मूर्ति सदियों तक हवा में फ्लोट करती रही। ये उस जमाने का इम्पॉसिबल फीट था जो आज के साइंटिस्ट्स को भी हैरान कर देता है। कोणार्क का कंस्ट्रक्शन सिर्फ मैग्नेट्स के बारे में नहीं था। इसकी पूरी स्ट्रक्चर एक इंजीनियरिंग मार्वल है। यहाँ के इंजीनियर्स ने ड्राई मेसनरी यूज की थी, यानी बिना किसी सीमेंट या मोटर के। हर एक पत्थर को एक पजल की तरह कट किया गया था और उन्हें टी और आई शेप्ड आयरन क्लैंप से लॉक किया गया था। और याद है, वो 52 टन का मैग्नेट वो सिर्फ मूर्ति को उड़ाने के लिए नहीं था, वो इस मंदिर का कीस्टोन था। उसने पूरे स्ट्रक्चर को कंप्रेस करके स्टेबल रखा था। एक तरह से उस मैग्नेटिक स्टोन ने पूरे आयरन फ्रेमवर्क को एक यूनिफाइड फील्ड में बांध रखा था। Information not from the sources. Traditionally, in ancient Indian architecture, the keystone or amalaka played a vital role in distributing the weight of the structure. But the specific use of a magnetic keystone at Konark is a unique mystery often discussed by historians. अब थोड़ा नीचे आते हैं मंदिर के बेस पर। यहाँ आपको दिखेंगे 24 व्हील्स। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है दोस्तों, ये दुनिया के सबसे एक्यूरेट सनडायल्स हैं। हर व्हील में 8 मेजर स्पोक्स हैं जो दिन को 8 प्रहर्स में डिवाइड करते हैं। इनकी ज्योमेट्री इतनी प्रिसाइज है कि आज भी अगर आप शैडो को ध्यान से देखें तो आप मिनट्स तक कैलकुलेट कर सकते हैं। 800 साल पहले इतना परफेक्शन, इट्स माइंड ब्लोइंग। और परफेक्शन तो तब दिखती है जब इक्विनॉक्स का दिन होता है। साल की पहली सूरज की किरण सीधे एंट्रेंस से होते हुए मंदिर के सैंक्टम यानी गर्भगृह के बिल्कुल सेंटर में गिरती है। इट वॉज अ टेम्पल बिल्ट बाय द सन फॉर द सन। तो फिर ये सब खत्म कैसे हुआ? पोर्चुगीज रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये मैग्नेट इतना पावरफुल था कि 30 किलोमीटर दूर समुद्र से गुजरने वाले जहाजों का मैग्नेटिक कॉम्पस फेल कर देता था। इस वजह से उन्हें रास्ता भटकने का डर रहता था। 1568 में जब इस क्राउन स्टोन या मैग्नेट को मंदिर से हटाया गया तो मंदिर का मैग्नेटिक और फिजिकल बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया। बिना उस मैग्नेटिक सपोर्ट के स्ट्रक्चर का एक बड़ा हिस्सा कोलैप्स हो गया और वो हवा में तैरती मूर्ति भी हमेशा के लिए नीचे गिर गई। एक छोटी सी गलती और सदियों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। कोणार्क सन टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये फिजिक्स और आर्किटेक्चर का एक इमॉर्टल मॉन्यूमेंट है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा पास्ट कितना एडवांस था। आज हम टेक की बात करते हैं, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स ने सदियों पहले हवा में सोना उड़ाया था और पत्थरों से समय को नापा था। क्या आपने कभी इस मंदिर को विजिट किया है, उस फीलिंग को एक्सपीरियंस किया है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारे इतिहास की ये पावर पसंद आई है तो फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।